हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एनसीईआरटी क्लास 9th का। और ये है समकालीन भारत भाग 1 जो चलता है जियोग्राफी, हम किसको बोलते हैं, भूगोल। और एनसीईआरटी के नाम में है समकालीन भारत। ठीक है, इसमें हम चैप्टर है भारत की जो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, अध्याय 6 है। और ये जनसंख्या चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे और ये जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो अभी मेंस का पेपर हो रहा है केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में जो मेंस पेपर होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है DTSP, केबीएस में, एनबीएस में, ईएमआरएस में, जो बीपीएससी टीआरई 4 भी होने वाला है, और क्लास 9th के बच्चे अगर डिटेल से अच्छे से पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जनसंख्या। तो अध्याय 6 है जनसंख्या। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, परिचय और महत्व। जनसंख्या का इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ जानेंगे। तो जनसंख्या क्या होती है, तो जनसंख्या जो होती है सामाजिक अध्ययन का आधार होती है। क्या होती है जनसंख्या, सामाजिक अध्ययन का आधार होती है। यानी कि जब किसी चीज़ का अध्ययन करना है, किसी समाज का अध्ययन करना है, तो हमें क्या पता, उसकी जनसंख्या को मालूम करना और कौन सी सब जनसंख्या कितनी है, उसका डिपेंडेंसी कितना है। तो जनसंख्या जो होती है वह होती है कि जनसंख्या सामाजिक अध्ययन में एक आधारभूत तत्व है। कैसे कि मानव ही वह केंद्र बिंदु है जिसके माध्यम से अन्य तत्वों जैसे संसाधन हो गया, आपदा हो गया, ठीक है, तो ये जो तत्व होते हैं वो किसके द्वारा समझा जाता है, तो मनुष्य के द्वारा। क्योंकि मनुष्य के ऊपर ही असर पड़ता है किसी आपदा का, किसी संसाधन का, क्योंकि संसाधन का उपयोग मनुष्य करता है। जब कोई आपदा आती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, मनुष्य को होता है। तो इसीलिए जनसंख्या का आधार इसको माना जाता है। संसाधन का निर्माण, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कोयला है, तब तक संसाधन नहीं है जब तक मानव अपनी तकनीकी से उन्हें उपयोगी नहीं बना लेता है। ठीक है, आपदा और विनाश। आपदा और विनाश की बात करेंगे तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, केवल तभी आपदा कहलाती हैं जब वे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यानी जब कोई आपदा आती है और उस बड़े घने इलाके को प्रभावित कर देती है, जान माल हानि होता है, जब कोई मनुष्य परेशान हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, आपदा और विनाश कहेंगे। उत्पादक और उपभोक्ता। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन भी करता है और उनका उपभोग भी करता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, जो भी संसाधन है, जो भी है चीज़ें, उसका क्या करते हैं, मनुष्य उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। हमें जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना होता है। यानी 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं जिस पे हमें विचार करना होता है। तो पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। देश में कुल कितने लोग हैं और वे किन किन स्थानों पर निवास करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि एवं परिवर्तन। समय के साथ जनसंख्या की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तीसरा, कि जनसंख्या में गुण या विशेषताएं, लोगों की उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता का स्तर, उनका व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो ये 3 मुख्य बिंदु जो हैं वह जनसंख्या के संबंधित हैं। कौन कौन सा, पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन, तीसरा है जनसंख्या के गुणों की विशेषताएं या गुण या विशेषताएं। अब बात करेंगे जनगणना, किसकी बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे। तो जनगणना क्या कहलाती है कि भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली सबसे बड़ी और आधिकारिक स्रोत है। क्या, जनगणना जो है वो क्या करती है कि भारत की जनसंख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली सबसे बड़ी और आधिकारिक स्रोत है। मुख्य शब्द क्या है इसमें, जनगणना में मुख्य शब्द क्या क्या होते हैं, पहला है संसाधन, वे वस्तुएं जो मानव के काम में आती हैं। वितरण, जनसंख्या का फैलाव कौन कहाँ पर रहता है। और तीसरा, विशेषताएं, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। जनगणना की परिभाषा की बात करें तो जनगणना की परिभाषा क्या कहलाती है कि एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। यानी कि जनगणना किसे कहा जाता है, तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना की जाती है वो जनगणना कहलाती है। भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है, तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत होती है वह कब हुई थी, 1872 में हुई थी भारत में जनगणना की शुरुआत। पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली कंप्लीट जनगणना एक पूर्ण रूप से हुई थी 1881 में, शुरुआत हुई थी 1872 में। लेकिन आधिकारिक रूप से, पूर्ण रूप से कब जनगणना संपन्न हुई, तो 1881 में। और लगातार कब से हो रही है, जो हर 10 वर्ष पे नियमित अंतराल पे की जाती है, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में शुरू हुई थी। जनगणना के महत्व के बारे में बात करें तो जनगणना का महत्व जो है कि भारतीय जनगणना जनसांख्यिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा बृहद स्रोत है। यानी जनगणना का महत्व क्या है, तो जनगणना जो है वह, भारतीय जनगणना जो है वह जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी है, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा बृहद स्रोत है। इन आंकड़ों का उपयोग देश के विकास की योजनाओं और नीतियों को बनाने में किया जाता है। तो यह जनगणना का क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। भारत की जनसंख्या का आकार एवं वितरण 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी 2011 तक की जनगणना हो पाई है, 10 साल बाद होनी थी, तो यह जनगणना हो जानी थी 2021 में, लेकिन 2019 में कोविड आ जाने की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई। अभी वर्तमान में यह जनगणना 2026 से शुरू होने जा रही है, इसका पहला चरण होगा।
दूसरा चरण कंप्लीट कब होगा? 2027 में। तो भारत की जो जनगणना हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे 2011 के अनुसार करेंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या जो है मार्च 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या 12,106 लाख या लगभग 121 करोड़, कभी कभी लाख में भी पूछ देगा, तो लाख में पूछेगा तो 12,106 लाख और करोड़ में पूछेगा तो 121 करोड़ है। विश्व में जनसंख्या का भाग कितना है? तो भारत की जो जनसंख्या 121 करोड़ है वह विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भूभाग की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। राज्यों के अनुसार वितरण, जनसंख्या का जो वितरण किया गया है राज्यों के अनुसार, उसके अनुसार देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1990 लाख है। 1990 लाख है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और करोड़ में कितनी आ जाएगी? 19.9 करोड़ हो जाएगी। जहाँ देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 16%, यानी कि भारत में पूछेगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है? तो 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 19 करोड़ है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 17.4% है, 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। ठीक। कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो सिक्किम की आबादी केवल कितनी है? 6 लाख है। सिक्किम की आबादी कितनी है? 6 लाख है। वहीं लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। आधी आबादी के निवास की बात करें तो भारत की लगभग आधी आबादी जो है वह केवल 5 राज्यों में, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या की आधी जनसंख्या जो है भारत के केवल 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य है जहाँ पे भारत की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या इन 5 राज्यों में निवास करती है। राजस्थान का क्या तथ्य कहता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% निवास करता है। भारत जनसंख्या घनत्व कर नोट्स है, यानी कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उस पर क्या नोट्स बनेगा? तो परिभाषा की बात करें और सामान्य जानकारी की, तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जो एक प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है उसमें रहने वाले लोगों की जो औसत संख्या होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जो होती है वह जनसंख्या के वितरण को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 382 व्यक्ति रहते हैं, 382, यानी पूरे भारत की बात करें तो। जनसंख्या घनत्व में क्षेत्रीय भिन्नता भी देखने को मिलती है। कौन कौन सी भिन्नता देखने को मिलती है जनसंख्या घनत्व में? तो जनसंख्या घनत्व में कि भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे, यानी कि भारत में जो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व आबादी देखने को मिलती है बिहार में। कितनी है? 1,102 व्यक्ति हैं एक वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत में कितने हैं? तो 382 हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय आधार पे भी जनसंख्या घनत्व में भिन्नता देखने को मिलती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और कितने व्यक्ति हैं? तो मात्र केवल 17 व्यक्ति। एक वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति रहते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? बिहार में है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अब बात करें कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घनत्व का प्रकार है, क्षेत्र और राज्य है, और इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो कम घनत्व है जहाँ पे 250 से कम जनसंख्या घनत्व है, तो कौन से इलाका में है? तो पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश। कारण क्या होता है? इसका कारण है प्राकृतिक जलवायु, पहाड़ी और पथरीला भूभाग होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्यम घनत्व वाले राज्य कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो आसाम हो गया, और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य जो होते हैं वहाँ पे मध्यम घनत्व देखने को मिलता है। कहाँ पे? असम में, और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में मध्यम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटी छटी और पथरीली ज़मीन होती है, मध्यम से कम वर्षा होती है और कम उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे मध्यम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ पे देखने को मिलता है? तो उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल,
ये जो इलाका है उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जो इलाका है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है और पर्याप्त वर्षा होती है, इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर समतल मैदान है तो यहाँ पे खेती होगी, उपजाऊ मिट्टी है, खेती होगी तो व्यक्ति आराम से यहाँ पे आसानी से खाना मिल जाता है और पर्याप्त वर्षा होती है, पानी की भी कमी नहीं होती है। तो आदि मानव जो रहते थे वो पहले नदी को ढूंढते थे, तो पहले पर्याप्त नदी होगा, पानी होगा, उपजाऊ मैदान होगा तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, उच्च घनत्व वाले उत्तरी राज्य, यानी जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले जो उत्तरी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ये कौन से? ये उपजाऊ मैदान इलाकों में आते हैं। ठीक है, रोचक तथ्य क्या दिया हुआ है कि केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, और ये आंकड़ा जो है 2011 की जनसंख्या नहीं 2001 की जनसंख्या से दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में जो डाटा अभी भी चल रहा है तो ये 2001 की अपडेट से है, ना कि 2011 वाले अपडेट से है, और ना ही अभी वर्तमान में जो 2026 का डाटा आएगा उसके अनुसार है। नोट क्या कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विरल या कम जनसंख्या होने का मुख्य कारण है वहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खेती के लिए उपयुक्त जमीन की कमी, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। 2026 के नवीनतम आंकड़ों और वैश्विक रुझानों को देखें तो हमें जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो थोड़ा अलग मिलेगी। जैसे अभी हम पहले देखें कि 2001 में जो बांग्लादेश जापान की बात कही गई थी वो अलग है। कैसे कि 2026 का जो रिकॉर्ड है, यह कहना कि बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है पूरी तरह से सटीक नहीं है। यहाँ वर्तमान स्थिति का विश्लेषण दिया गया, जैसे बांग्लादेश बनाम भारत। यह सच है कि बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से काफ़ी अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1150 प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। भारत में 2026 में बढ़ के कितना हो गया? 485। ये हम 2011 की जनगणना में कितने देखे थे? 382 देखे थे। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 2026 में 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में एक है, द्वीपीय देशों और सिटी स्टेट को छोड़कर। किसको? द्वीपीय स्टेट। और जापान के बारे में बात करें तो यहाँ एक सुधार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जापान का जनसंख्या घनत्व वास्तव में भारत से कम है। जापान की वर्तमान में कितनी है? तो 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान की आबादी जो है वह तेज़ी से कम हो रही है और वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है भारत की तुलना में काफ़ी कम हो चुका है। तो इसलिए वहाँ पे हमें कहना है कि भारत जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है जापान से। अन्य देश जो भारत से अधिक घने हैं कौन कौन से हैं? तो भारत दुनिया में 25वें से 30वें स्थान के बीच आता है। जनसंख्या घनत्व में विश्व में बात करें तो भारत किस स्थान पे आता है? तो 25वें और 30वें स्थान के बीच में आता है, जैसे क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे। भारत से अधिक घनत्व वाले कुछ प्रमुख नाम हैं। देश क्षेत्र यहाँ पे जो ये चीज़ दिया है 25वें और 23वें, और यहाँ पे क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे दिया है, ये थोड़ा गलत इसलिए है कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पे ये पहला देश हो गया है। तो यहाँ 25वें और 30वें का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, तो हमें 7वां और पहला याद रखना है 2026 के हिसाब से। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें हो सकता है 25-30। जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करें, जैसे मोनाको 26,000 प्लस दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पे है? मोनाको में। उसके बाद सिंगापुर 8,000 प्लस, बहरीन 1900 प्लस, मालदीव 1700 प्लस, बांग्लादेश 1150। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो दिया होगा कि 25वें और 30वें स्थान पे भारत आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, ना कि क्षेत्रफल और ना कि जनसंख्या के मामले में। मुख्य बिंदु की बात या मुख्य पॉइंट क्या हो जाते हैं? तो मुख्य पॉइंट है कि भारत का घनत्व बढ़ रहा है जबकि जापान और कई यूरोपीय देशों का घनत्व घट रहा है। दक्षिण कोरिया और रवांडा जैसे देश भी घनत्व के मामले में भारत के काफ़ी करीब या उससे आगे निकल रहे हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो 250 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड। यानी कि लगभग में ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग, जो बीच वाला भाग है वहाँ पे है, पर्वतीय क्षेत्र वाला है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, ये सब जनसंख्या घनत्व वाले इलाके में कम पाए जाते हैं, 250 से कम है। 251 से 500 के बीच में कौन कौन सा राज्य आ रहा है? तो 251 से 500 के बीच में राज्य आ रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात। 501 से 750 पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद है 751 से 1000 में उत्तर प्रदेश है और केरल है। 1001 से अधिक बिहार है, पश्चिम बंगाल है और दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले, एक ट्रिक है याद करने का, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं जनसंख्या घनत्व वाले? तो BBD दिया हुआ, क्या दिया है? BBD, यानी कि बांग्लादेश, बिहार, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल और ये क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो यहाँ पे जनसंख्या 1000 से अधिक है। सबसे टॉप पे बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर दिल्ली है।
751 से 1000 तक यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश और केरल, यूपी के किस में आ जाते हैं, तो यूपी के आ जाते हैं 751 से 1000 के बीच में। मध्यम उच्च में कितना आएगा, 501 से 750 में। पीएचटी दक्ष उत्तर का संगम, पीएचटी मतलब पंजाब हरियाणा तमिलनाडु, किस में आ रहे हैं, 501 से 750 के बीच में आ रहे हैं। 251 से 500 के बीच में मध्यम आकार क्षेत्रफल, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा और गुजरात के। सबसे कम 250 से कम पहाड़ जंगल मरुस्थल, पहाड़ जंगल मरुस्थल में कौन कौन से है, पहाड़ में हिमाचल जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड रेगिस्तान राजस्थान जंगल उत्तर पहाड़ी अरुणाचल मिजोरम सिक्किम नागालैंड मणिपुर। मध्य के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखने की ट्रिक क्या है कि जैसे जैसे आप मैदानी इलाकों में आओगे तो बिहार और यूपी की तरफ बढ़ोगे तो घनत्व बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पहाड़ों या जंगल की तरफ जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो उस ट्रिक के हिसाब से आप याद कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, ये सिलेबस में भी है, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। जनसंख्या जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि अस्थिर नहीं रहती, जनसंख्या बढ़ती भी है घटती भी है। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसकी संख्या वितरण और संगठन में लगातार बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं से आपस में संयोजित है या संबंध रखता है। कौन कौन सा जो जनसंख्या परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 चीज जो है वो क्या करती है, जनसंख्या पे प्रभाव डालती है। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। तो किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल जो बनाया गया है 10 साल का 5 साल का, तो उस समय अंतराल के अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और इसे 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो किसी निश्चित समय अंतराल में जब जनसंख्या में क्या होती है, वहाँ के निवासियों में संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और इस जनसंख्या वृद्धि को 2 प्रकार भागों में बांटा गया है। एक होती है निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या कहलाती है कि प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी कुल संख्या, यानी प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी कुल संख्या इस बाद की जनसंख्या जैसे 2011 में से पहले की जनसंख्या जैसे 2001 को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है वो निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। वार्षिक वृद्धि दर क्या कहलाती है, तो यह जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा, वार्षिक वृद्धि दर। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर जो निकाली जाती है इसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। लेकिन निरपेक्ष वृद्धि जो होती है उसको कैसे निकाला जाता है, तो एक समय अंतराल में जब एक समय की जनसंख्या दूसरे समय की जनसंख्या से माइनस करके निकाला जाता है तो वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। और वार्षिक वृद्धि दर जो प्रत्येक वर्ष में प्रतिशत में निकाला जाता है। उदाहरण, यदि वृद्धि दर 2% वर्ष है तो इसका अर्थ है कि मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जो वृद्धि निकाली जाती है वो क्या कहलाती है, वार्षिक वृद्धि दर कहलाती है। उदाहरण, यदि वृद्धि दर 2% प्रति वर्ष है तो इसका अर्थ हुआ कि मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की जनसंख्या के बारे में यानी कि जो वृद्धि की स्थिति है वो क्या है, 1951 से 1961 तक इस दौरान भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो थी वह नियमित रूप से बढ़ रही थी। यानी कब, जब 1951 से 1961 की बात करें तो इन समय के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। 1951 की आबादी थी 3610 लाख, जब 1981 में यह आबादी हो गई 6830 लाख। 1981 के बाद 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। कब से कम होने लगी, 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इसका मुख्य कारण था जन्म दर में तेजी से आई कमी, यानी जन्म दर में तेजी से कमी आई। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1981 के बाद वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। 2011 की स्थिति की भारत की आबादी बढ़कर 121 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण बिंदु और निष्कर्ष, इस पे बात करेंगे। तो विशाल आधार का प्रभाव, यानी कि भारत की जो जनसंख्या उसके विशाल आधार का प्रभाव कब देखने को मिलता है, तो भारत की कुल आबादी इतनी अधिक है, यदि वार्षिक वृद्धि दर कम भी हो तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। उदाहरण, जैसे 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी, जो एक बड़ी वार्षिक वृद्धि थी। कब, 1990 में। 1990 में जो बच्चे जन्मे हैं वो जनसंख्या वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि उस साल सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए 1919 में कुल जनसंख्या
लाख की वृद्धि हुई थी, यानी कितना 1820 लाख की वृद्धि हुई थी, 18 करोड़ की वृद्धि हुई थी उस समय, जो एक बड़ी वार्षिक वृद्धि, यानी कि 1990 में कितने जनसंख्या वृद्धि हुई थी 1820 लाख, यानी 1820 लाख का मतलब 18 करोड़, यानी 1990 में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के प्रयासों को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त है। सफलता, वृद्धि दर में कमी आना जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। भविष्य का अनुमान, अनुमान है कि जनसंख्या वृद्धि जारी रहने के कारण 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है 2045 का टारगेट रखा गया था, यहाँ इसने कब पूरा कर लिया, तो इसने 19 साल पहले ही ये सब टारगेट अपना पूरा कर लिया था, 2026 या 2025 में ही, यानी कि 20 साल पहले ही अपना टारगेट इसने पूरा कर लिया है, और किसी काम में पहले पूरा नहीं करेगा। लेकिन इस मामले में अब बात करेंगे विशाल विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग, तो हम इस पढ़ ही चुके हैं लगभग में। क्षेत्रफल के आधार पर 2.4% है, जनसंख्या के हिसाब से 17.5% है। यह दर्शाता है कि भारत के पास ज़मीन बहुत कम है, लेकिन उस पर रहने वाली जनसंख्या का बोझ क्या है, बहुत अधिक है। वृद्धि दर में कमी के बावजूद जनसंख्या का बढ़ना, यानी कि हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो कम है, लेकिन जनसंख्या क्यों बढ़ती है, यानी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वृद्धि इसका कारण अपने पिछली सामग्री में दिया, जैसे विशाल आधार जनसंख्या। भारत की मूल आबादी इतनी बड़ी है कि जब इस पर कम वार्षिक दर जैसे 1% या 2%, कहने का मतलब है कि भारत में जो जनसंख्या दर है या जन्म वृद्धि दर जो है वो कम है, फिर भी जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, तो क्योंकि 121 करोड़ जनसंख्या है, अगर एक बच्चा भी पैदा हो रहा है लगभग में, तो 1% भी बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। 121 करोड़ का 1% निकालोगे तो 1 करोड़ ऐसे ही हो गया। तो यही है कि यदि 100 करोड़ की जनसंख्या पर केवल 1% की दर से भी वृद्धि होती है, तो साल भर में 1 करोड़ लोग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह कहा जाता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद भी प्रत्येक दशक के लोगों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। निरपेक्ष वृद्धि, यही कारण है कि जनसंख्या घटने के बावजूद भी पिछले दशक की तुलना में अगले दशक में निरपेक्ष वृद्धि हुई है, यानी कि कुल संख्या ज़्यादा बनी रहती है। इसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। मुख्य सारांश, भारत दुनिया की 17.5% आबादी को संभाल रहा है, जबकि उसके पास केवल 2.4% जमीन है। जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आना एक सकारात्मक संकेत है, जो जन्म दर नियंत्रण की सफलता दिखाता है, लेकिन विशाल आबादी के कारण कुल संख्या अब भी बढ़ रही है। अब बात करेंगे मृत्यु दर में गिरावट। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। लोग अब लंबी उम्र जी रहे हैं, जिससे पुरानी जनसंख्या बनी रहती है और नई जनसंख्या उसमें जुड़ती रहती है। प्रजनन आयु वर्ग, भारत जैसे देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। भले ही प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या कम हो रही हो, लेकिन प्रजनन करने वाले जोड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या मतलब बच्चे उतना पैदा नहीं हो रहे हैं, फिर भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, तो इसका रीजन दिया हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये वृद्धि दर कम होने का मतलब यह नहीं है कि जनसंख्या बढ़ना रुक गई है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। चूँकि भारत की कुल आबादी पहले से ही अरबों में है, इसलिए छोटी सी प्रतिशत वृद्धि भी करोड़ों की संख्या को बढ़ा देती है। बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, कौन कौन से, जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास। यानी जनसंख्या की वृद्धि दर और जनसंख्या के परिवर्तन में 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। जन्म दर की बात करें तो जन्म दर क्या कहलाता है, तो जन्म दर की परिभाषा है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी कि एक साल में 1000 व्यक्ति पे जितने बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहलाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। ध्यान देना है पॉइंट, क्या कह रहा है कि भारत में जो जन्म दर है वह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। यानी कि भारत में जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब बात करेंगे मृत्यु दर की परिभाषा क्या कहलाती है। अभी हमने जन्म दर की परिभाषा दिया, देखा जन्म दर की परिभाषा है कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर की परिभाषा क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रभाव, भारत में मृत्यु दर तेजी से गिरावट आना जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण रहा। यानी कि अब जब कम लोग मरेंगे तो भाई जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ऐतिहासिक बदलाव, 1980 तक उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, लेकिन
1981 के बाद जन्म दर में गिरावट आने से वृद्धि दर क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई थी। ठीक है, और 1990 में ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि कहलाती है। यानी कि पूछ देगा कि प्राकृतिक वृद्धि कब होती है, किसे कहते हैं, तो जो जन्म दर होता है और जो मृत्यु दर होता है, इन दोनों को घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। अब बात करेंगे प्रवास की, माइग्रेशन। परिभाषा क्या कहता है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार, प्रवास के जो प्रकार होते हैं वो आंतरिक प्रवास होते हैं, जो देश के भीतर ही होते हैं। इसमें कुल जनसंख्या नहीं बदलती लेकिन वितरण बदल जाता है। यानी आंतरिक प्रवास जो होता है इसमें जनसंख्या नहीं बदलेगी, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार ये आंतरिक प्रवास मतलब अपने देश में, जैसे दिल्ली का कोई बंदा है तो बिहार आ गया, बिहार का कोई है तो दिल्ली चला गया, तो ये जो बदलाव होता है तो भारत की जनसंख्या में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये जो वितरण की बात होती है उसमें ये बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देशों के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई विदेश में जाकर रहने लगा तो भारत की जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रवास के कारण क्या होते हैं, तो जो प्रवास व्यक्ति करता है, एक क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र को चले जाता है तो उसको हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास क्यों होता है, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। यानी कि भारत में जो आंतरिक प्रवास की बात की गई है तो सबसे अधिक प्रवास कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ग्रामीण से लेके कहाँ तक, शहर तक मिलता है। अपकर्षण पुश कारक, अपकर्षण क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी जैसे प्रतिकूल अवस्थाएं लोगों को बाहर ढकेलती है। यानी गांव में जो लोग रहते हैं वो गरीबी और बेरोजगारी के चलते बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, तो इसको क्या कहलाता है, अपकर्षण कहलाता है। यानी पुश, पुश कहलाता है, यानी धक्का देना। ठीक है, धक्का देना मतलब भगाना, जहाँ पे है वो व्यक्ति वहाँ से उसको भगाना है। अभिकर्षण क्या कहलाएगा, मतलब पुल कहलाता है, खींचना। कारक, नगरों में रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन स्तर लोगों को आकर्षित करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पुल कहेंगे, किसी को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, नवीनतम आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आयु और लिंग संरचना, प्रवास केवल जनसंख्या के आधार को ही नहीं बल्कि उम्र और लिंग की संरचना को भी बदलता है। नगरीय जनसंख्या, 1951 में भारत की नगरीय जनसंख्या 17.29% थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 31.8% हो गई। ध्यान देना है। ठीक है, 10 लाख से अधिक वाले शहर, 2001 से 2011 के बीच 10 लाख वाले अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर कितनी हो गई, 53 हो गई है। उल्टा हो गया है, 35 का 53, 35 का 53, कब, 10 साल में, 2001 से 2011 के बीच में जो नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, आयु संरचना की, क्या आयु संरचना है, किसी देश की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है, क्योंकि व्यक्ति की आयु उसकी इच्छाओं, खरीदारी की आदतों और कार्य की क्षमता को प्रभावित करती है। आबादी के 3 मुख्य वर्ग, तो आयु संरचना के बारे में हमने क्या देखा कि किसी देश की आयु संरचना जो होती है वह उस देश के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को दर्शाती है। यानी आयु संरचना, बच्चों को अलग करेंगे, वृद्ध को अलग करेंगे, काम करने वाले कौन है, तो इस आधार पर आयु संरचना का भी निर्धारण किया जाता है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की आयु जो होती है उनकी इच्छाओं, खरीदारी की आदतों और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, आबादी के 3 मुख्य वर्ग, किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है, 3 वर्गों में। पहला, बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम बच्चों को किस में रखा जाता है, तो 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को किस में रखा जाता है, नहीं, बच्चों को रखा जाता है। बच्चे क्या है, ये आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं होते, इन्हें भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सुविधाएं संबंधी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। भारत में इनका प्रतिशत कितना है, 34.4%। यानी भारत में जो 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 34.4% है। वयस्क की श्रेणी में कौन आता है, 15 से लेकर 59 वर्ग तक। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। भारत में इनका बहुत बड़ा हिस्सा, नहीं कि भारत में जो वयस्क हैं, एडल्ट है, 15 से लेकर 59 साल, ये बहुत बड़ा वर्ग भारत में मौजूद है, 58.7% है इनका। ठीक है, में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, 59 वर्ष से अधिक जो रहेगा वो वृद्ध की श्रेणी में आएगा। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील हो सकते हैं या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भारत में इनकी प्रतिशत कितनी है, 6.9% है। ठीक है, आश्रित अनुपात की बात करें तो आश्रित समूह में बच्चे और वृद्धों को मिलाकर आश्रित समूह कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रभाव, इन दोनों वर्गों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करते हैं। भारत की उम्र संरचना का आंकड़ा क्या है, तो वयस्क जो है 15 से 59 वर्ष वाले, उनकी संख्या कितनी, 58.7% है। बच्चे जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, 34.4%।
और वृद्ध जो है 59 वर्ष से अधिक हैं तो 6.9% हैं। ठीक है, तो यह बात हुआ किसके बारे में, आयु संरचना के बारे में बात हुआ। अब बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में, यानी लिंगानुपात के बारे में। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। महत्व क्या है इसका कि यह समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता मापने का एक महत्वपूर्ण सामूहिक सूचक है। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में लिंगानुपात जो है प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं रहा है। ठीक है, भारत में लिंगानुपात के आंकड़े 1951 से 2011 जनगणना वर्ष लिंगानुपात प्रति महिलाएं 1000 पुरुष। भारत में लिंग अनुपात के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि जनगणना वर्ष लिंगानुपात महिलाओं के प्रति 1000 1951 में कितना था, 946 का। 1971 में 930 का सबसे कम। 1991 929, 2011 933 और 2001 में 933 और 2011 में 943। लिंगानुपात की बात करें तो क्षेत्र विभिन्नताओं के बारे में बात कर रही हैं। इनमें बताया गया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में 1038 महिलाएं 1000 पुरुष पर, यानी 38 ज़्यादा हैं। केरल में 84 ज़्यादा है। दिल्ली में जो है 866 और हरियाणा में 877। कम से कम यहाँ पे हर दिल्ली में दिया हुआ है। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता किसी भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। आर्थिक प्रगति, साक्षरता के स्तर में कमी आना आर्थिक प्रगति के बारे में गंभीर बाधा है। साक्षर की परिभाषा 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में साक्षरता की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। कितनी, 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है। महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। भारत में साक्षरता के स्तर धीरे धीरे सुधार हो रहे थे। अब बात करेंगे व्यावसायिक संरचना की बात करेंगे। ठीक है, यह भी आता है जनसंख्या के चैप्टर में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यावसायिक संरचना किसे कहा जाएगा, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक जनसंख्या कहा जाता है। व्यावसायिक संरचना किसी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास मापने के लिए क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। व्यवसायों का वर्गीकरण, व्यवसायों को सामान्यतः 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा जाता है। प्राथमिक क्या है, इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, मत्स्य पालन हो गया। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ, सेम वही चीज़ें यहाँ भी हैं। द्वितीयक सेक्टर में क्या है कि इसमें उत्पादन और निर्माण से जुड़े कार्य आते हैं, उदाहरण जैसे मैन्युफैक्चरिंग या भवन निर्माण। तीसरा से इसमें सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल होती हैं, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ। विकसित बनाम विकासशील देश, यहाँ द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देश, यहाँ प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वालों का अनुपात अधिक। भारत की वर्तमान में स्थिति क्या है, तो भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें 64% व्यक्ति कार्यरत हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो है 13% कार्यक्रम हैं और तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें 20% व्यक्ति कार्यरत हैं भारत में। वर्तमान बदलाव क्या है, आजकल बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण भारत में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की ओर व्यावसायिक परिवर्तन हो रहा है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य और जनसंख्या क्या कहती है, स्वास्थ्य का महत्व जो है वो विकास का आधार निर्धारित करता है, सरकारी प्रयास भी होता है उसके लिए। तो विकास का आधार क्या है कि स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सीधे तौर पर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी प्रयास, सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों के कारण भारत में जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण आंकड़े, मृत्यु दर वर्ष 1951 के में मृत्यु दर 25 प्रति हज़ार थी, जो घटकर 2011 में 7.2 प्रति हज़ार रह गई। औसत आयु 1951 में औसत आयु मात्र 36.7 वर्ष की थी, जो 2012 में बढ़कर 67.9 वर्ष की हो गई है। बात करेंगे किशोर जनसंख्या के बारे में। ठीक है, किशोर जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसकी किशोर जनसंख्या का बड़ा आकार
भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां है, 1/5। आयु वर्ग इसमें 10 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। भविष्य का संसाधन, किशोरों को देश का सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाता है क्योंकि वे ही भविष्य का निर्माण करेंगे। पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति, किशोरों को शारीरिक विकास के लिए बच्चों और बड़ों की तुलना में अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। भारत में किशोरों को मिलने वाले भोजन में अक्सर पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे उनका विकास रुक जाता है। किशोर बालिकाओं की समस्या, भारत में बहुत बड़ी संख्या में किशोर बालिकाएं एनीमिया जिसे रक्तहीनता का शिकार कहा जाता है उसका कमी उनको देखने को मिलता है। सुधार के लिए आवश्यक कदम, विकास की योजनाओं में किशोरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। किशोरियों को जागरूक और संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तीसरा, शिक्षा के प्रसार और सही जानकारी के माध्यम से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का? तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का। इसका इतिहास क्या रहा है कि भारत सरकार ने 1952 में 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।